नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक अपने यूट्यूब चैनल गुरुग्राम क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं सीएनटी एक्ट के संबंध में चौथा वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसके पूर्व के वीडियो में मैं सीएनटी एक्ट के पार्ट 1 में सीएनटी एक्ट लाने के पीछे क्या भूमिका थी, भूमि के कितने प्रकार थे, जैसे राजहंस भूमि, भूंयारी भूमि किसे कहा जाता है, राजहंस भूमि क्या है, मध्यस्थ भूमि क्या है, कोड़कड़ भूमि क्या है, खुटकट्टी भूमि किसे कहा जाता है, इसकी चर्चा की थी। सीएनटी एक्ट 1908 के पार्ट 2 में मैं सीएनटी एक्ट के संबंध में मुख्य बिंदु जैसे कि सीएनटी एक्ट में कितने अध्याय हैं, कितनी धाराएं हैं, कितने शेड्यूल हैं, उनके विस्तृत विवरणी आपके सामने प्रस्तुत की थी। उसके बाद सीएनटी एक्ट के पार्ट 3 में मैंने सीएनटी एक्ट के अध्याय 1 की धारा 1 से 3 को आपके सामने प्रस्तुत किया था, जिसके अंतर्गत एक में धारा एक समराज में बता दे रहा हूं कि धारा 1 क्या कहता है कि सीएनटी एक्ट का धारा 1 जो है वह सीएनटी एक्ट 1908 के नामकरण से संबंधित है और इसके प्रसार से संबंधित है कि सीएनटी एक्ट 1908 का नामकरण सीएनटी एक्ट छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 होगा और इसका प्रसार जो है संपूर्ण छोटानागपुर प्रमंडल के क्षेत्र में होगा, मतलब पूरे झारखंड के क्षेत्र में होगा, सिर्फ संथाल परगना प्रमंडल के क्षेत्र को छोड़कर। वर्तमान में यह सीएनटी एक्ट जो है वह झारखंड के 4 प्रमंडलों जैसे उत्तरी छोटानागपुर, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, पलामू और कोल्हान प्रमंडल में है। सिर्फ यह संथाल परगना प्रमंडल के क्षेत्र में लागू नहीं, क्योंकि वहां एसपीटी एक्ट लागू है। ठीक है। अध्याय 1 का धारा 2 क्या कहता है, तो 2 में जो भी वर्णन किया गया है, जो भी अधिनियम लाया गया है उसको निश्चित कर दिया गया है, उल्लेखनीय है, हटा दिया गया, खत्म कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि इसी के अंतर्गत शेड्यूल सीएनटी एक्ट में 2 शेड्यूल की व्याख्या की गई है, अनुसूची क और अनुसूची ख। अनुसूची क क्या कहता है कि अनुसूची क में जो भी अधिनियम है, जो भी बिंदु है, जो भी नियम है, उनको छोटानागपुर क्षेत्र में निश्चित किया जाता है, जबकि अनुसूची 2 में ख में जो भी अधिनियम है उनको झारखंड का धनबाद जिला और पूर्वी सिंहभूम के 3 थानाओं में जैसे पटमदा, ईचागढ़ और चांडिल थानाओं में निश्चित किया गया है। ठीक है। पुनः सीएनटी एक्ट का अध्याय 3 जो है, अध्याय 3 क्या कहता है, इसके अंतर्गत सीएनटी एक्ट में कुछ महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दों को आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, जैसे कृषि वर्ष किसे कहा जाता है, यह कृषि वर्ष कब से कब फॉलो होगा। उसके अलावा भूगर्भस्थ बंधक क्या कहता किसे कहा जाता है, कोड़कड़ भूमि किसे कहा जाता है, जोत क्या है, वन उपज क्या है, अस्थायी भूधृति क्या है, पुनर्ग्राही भूमि क्या है, अस्थावर शर्त क्या है, इसका वर्णन आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज मैं सीएनटी एक्ट का अध्याय 2 की धारा 4 से 8 को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं सीएनटी एक्ट का अध्याय 2। तो ध्यान देंगे सीएनटी एक्ट का अध्याय 2 क्या कहता है, तो अध्याय 2 में 4 धाराओं का अध्ययन है, धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7 और धारा 8। तो इन्हीं 5 धाराओं को मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करूंगा। तो ध्यान देंगे धारा 4 क्या कहता है, सीएनटी एक्ट का अध्याय 2 का धारा 4 क्या कहता है, इसमें काश्तकारों के वर्ग की व्याख्या। काश्तकार किसको कहते हैं, जो किसी भूस्वामी के अधीन भूमि को धारण करता है उसे ही कहा जाता है काश्तकार। तो कितने प्रकार के काश्तकार हैं उनकी व्याख्या जो है सीएनटी एक्ट के अध्याय 4 में की गई है। तो इसके अंतर्गत देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, भूधारक, रैयत, दर रैयत तथा मुंडारी खुटकट्टीदार को शामिल किया गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट है भूधारक 1, 2, 3, 4, ये 4 पॉइंट को आपको समझना है। तो ध्यान देंगे भूधारक किसे कहते हैं, भूधारक अथवा उपभूधारक किसे कहते हैं, तो भूधारक अथवा उपभूधारक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो अपनी या दूसरे की भूमि को खेती करने के लिए धारण किए हुए है। ठीक है। तो ये तो हो गया भूधारक, जो अपनी या दूसरे की भूमि को खेती करने के लिए धारण करता है उसे कहा जाता है भूधारक। लेकिन उपभूधारक क्या कहता है, तो उपभूधारक है कि भूधारक के जो वंशज हैं उसको उपभूधारक कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं किसी की भूमि को धारण किया हूं, तो मैंने कृषि करने के लिए, तो मैं भूधारक हो गया, डायरेक्ट मैंने भूस्वामी से भूमि को ग्रहण किया और भूमि को धारण किया, तो मैं भूधारक हो गया। उपभूधारक क्या होगा कि अगर हमारा बेटा भी उसी भूमि को कृषि करने के लिए धारण किया है, फिर बेटा का उसका बेटा यानी हमारा पोता भूमि को धारण कर रहा है, तो वह हो गया उपभूधारक। क्लियर है। अर्थात भूधारक के वंशजों को उपभूधारक कहा जाता है। क्लियर है। तो भूधारक के क्लियर होगा आपको। अब आते हैं हम लोग रैयत। रैयत किसे कहते हैं, तो रैयत अभी हम बताएं कि जो किसी की भूस्वामी से भूमि को धारण किए हुए उसको कहते हैं रैयत। मतलब उसने रैयत पर, रैयती भूमि को, अब हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं रैयती भूमि। रैयती भूमि क्या है,
जिस समय ये सीएनटी एक्ट आया था 1908, उस समय रैयत के अलग अलग प्रकार थे। अभी तो रैयत सिर्फ एक है, भूस्वामी सिर्फ एक है, कौन? सरकार। लेकिन उस समय जमींदार भी थे भूस्वामी। तो जमींदार जिनको भूमि देते थे कृषि करने के लिए, तो वो कहलाते थे रैयत। लेकिन अभी जो रैयत का मतलब है कि झारखंड में रहने वाले जितने लोग हैं सभी रैयत हैं। अगर उनकी भूमि तो रैयत है, सिर्फ भूस्वामी सरकार है। तो यहां पर रैयत क्या है? इसके अंदर रैयत को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? अधिभोगी रैयत, इसको कहते हैं इंग्लिश में ऑक्यूपेंसी रैयत। मतलब वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि के उपभोग का यानी अधिभोग का अधिकार प्राप्त हो, उसे कहा जाता है अधिभोगी। मतलब अधिभोग का अधिकार, उपभोग का अधिकार, जो भूमि को धारण कर रहा है उसके उपयोग का, उसके वन उत्पाद का उपभोग करने का अधिकार प्राप्त है, उसे कहा जाता है अधिभोगी या ऑक्यूपेंसी रैयत। क्लियर है? तो फिर तुरंत आपसे पूछा जाएगा कि अधिभोगी रैयत यानी नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत क्या है? तो ठीक है, इसका उल्टा मतलब वह व्यक्ति जिसे धारित भूमि के उपभोग का अधिकार प्राप्त नहीं है, उसे कहा जाता है अधिभोगी रैयत, नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत। क्लियर है? इसके अंतर एक महत्वपूर्ण वर्ड है, आप लोग भी देखे होंगे कि हमेशा आता है दर रैयत। दर रैयत क्या कहता है? तो ऐसा रैयत जो किसी काश्तकार के अधीन भूमि को धारण किया है, उसे कहते हैं दर रैयत। आप इसको इस तरह समझिए कि भूस्वामी से एक रैयत ने भूमि को धारण किया कृषि कार्य करने के लिए, तो वह हो गया रैयत, दर रैयत। अब वह रैयत भी अपनी भूमि को, उस रैयती भूमि को किसी और को दे दिया कृषि कार्य करने के लिए, एग्रीकल्चर कार्य करने के लिए, तो वह व्यक्ति हो गया दर रैयत। क्लियर है? तो ऐसा रैयत जो किसी काश्तकार के अधीन भूमि को धारण कर रहा है, उसे कहा गया दर रैयत। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। तो खुटकट्टी अधिकार, यहां पर आप लोग बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं, मुंडारी खुटकट्टी और खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत दोनों को एक ही समझते हैं। वास्तव में यहां पर समझिए कि खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत जो है वह थोड़ा मुंडारी खुटकट्टीधारी से भिन्न है। वह रैयत जो वैसी भूमि पर अधिकार रखता है जिसे उसके नर परंपरा के पूर्वजों और वंशज द्वारा जंगल भूमि को साफ कर कृषि योग्य भूमि में विकसित किया गया है। मतलब इसके अंदर कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति की भूमि शामिल की जा सकती है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सदान भी कोई अगर है और वह जंगल भूमि को साफ कर उस पर खेती कार्य कर रहा है, तो वह हो गया खूंट। अब उस व्यक्ति के वंशज जब भूमि को धारण किए, ध्यान देगा यहां पर वंशज का तात्पर्य है नर परंपरा। ठीक है? तो अगर उस व्यक्ति के पुत्र जो है भूमि को धारण किए, पुत्र का पुत्र अगर भूमि को धारण किया है, तो उस पुत्र को कैसे भूमि प्राप्त हुआ? खूंट से प्राप्त हुआ। तो ऐसी भूमि को कहते हैं खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। इसको आप समझिए इस तरह कि वह रैयत जो वैसी भूमि पर अधिकार रखता है जिसे उसके नर परंपरा के पूर्वजों वंशजों द्वारा जंगल भूमि को साफ कर कृषि भूमि में विकसित किया गया है, अर्थात वह भूमि उन्हें उनकी खूंट से प्राप्त है, इसीलिए कहा गया इसको खुटकट्टी अधिकार। क्यों बोलते हैं लोग कि हमारी खूंट की भूमि है, हमारी परंपरा की भूमि है, हमारी वंशगत भूमि है, तो ऐसी भूमि को कहते हैं खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। तो मुंडारी खुटकट्टीदारी क्या है? तो यह मुंडारी खुटकट्टीदारी जो है यह मुंडारी परंपरा में के अंतर्गत आती है, मुंडा लोगों के अंतर्गत आती है। यहां भी हम नर परंपरा के संदर्भ में कह रहे हैं, क्योंकि इसमें सीएनटी एक्ट में जहां भी परंपरा है या वंश आ रहा है तो वहां पर नर परंपरा का वर्ड यूज किया गया है। ठीक है? तो यहां पर समझिए कि मुंडारी परंपरा के अंतर्गत खूंट की भूमि अर्थात वंशगत भूमि जो है उसे ही कहा गया मुंडारी खुटकट्टी। मतलब अगर झारखंड में जब मुंडा लोग आए तो वे जब आए झारखंड में और उन्होंने जंगल की भूमि को साफ कर वहां पर कृषि कार्य किया, तो वह हो गई मुंडारी खुटकट्टी। अब वही भूमि उनके पुत्र को प्राप्त है, फिर उनके पुत्र को प्राप्त है, तो ऐसी भूमि को कहा गया मुंडारी खुटकट्टीदारी भूमि। क्लियर है? अब हम आते हैं धारा 5। ध्यान देंगे कि धारा 4 जो है काश्तकारों के वर्ग की व्याख्या किया गया है, जिसके अंदर भूधारक, रैयत, दर रैयत और मुंडारी खुटकट्टी को शामिल किया गया। अब धारा 5 जो है भूधारक की इसमें विस्तृत व्याख्या की गई। भूधारक जो हम लोग धारा 4 के ए में पढ़े हैं, तो धारा 5 क्या कहता है? भूधारक का अर्थ क्या है? तो भूधारक का अर्थ क्या है कि धारा 4 के ए में इसकी व्याख्या ऑलरेडी कर दी गई है, किंतु इसमें ध्यान दीजिएगा मुंडारी खुटकट्टीदार को शामिल नहीं किया जाता है। मतलब मुंडारी जो खुटकट्टीदारी है इसको शामिल इसमें नहीं किया जाता है। मतलब भूधारक जो है उसमें मुंडारी खुटकट्टी, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूधारक के अंतर्गत निम्न में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, तो आप बताएंगे मुंडारी खुटकट्टीदार को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है? धारा
6 क्या कहता है, इसमें रैयतों की व्याख्या की गई। ध्यान दीजिएगा, यहां जो धारा 4 के बी में रैयत के बारे में बताया गया है, तो इसमें रैयतों को बताया गया है कि रैयत का अर्थ क्या होता है। तो वह व्यक्ति जिसने भूस्वामी से खेती करने और करवाने के लिए भूमि को प्राप्त किया हो, उसे कहा जाता है रैयत। अब हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि रैयत कितने हैं, तो अधिभोगी रैयत है, अंधिभोगी रैयत है, दर रैयत है, खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है। 4 प्रकार के रैयतों को इसमें व्याख्यात किया गया है। ठीक है, धारा 7 क्या कहता है, पुनः हम इसके अंतर्गत डी को देखेंगे, खुटकट्टीदार अधिकार प्राप्त रैयत। तो उसी के अर्थ को समझाया गया है कि खुटकट्टी अधिकार युक्त रैयत क्या है, तो वह रैयत, ध्यान देंगे, वह रैयत जो वैसी भूमि पर उपयोग का या उपभोग का अधिकार रखता है जिसके पास या जिससे उसके मूल प्रवर्तकों यानी वंशजों या उसकी नर परंपरा के वंशजों द्वारा जंगल को साफ कर कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित किया गया, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। तो ऐसी भूमि को ही खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत कहा गया है। और अध्याय 8 क्या कहता है, मुंडारी खुटकट्टीदार का अर्थ व्याख्या किया गया है। तो वह मुंडारी जिसने स्वयं अपने परिवार के नर सदस्यों द्वारा जंगल भूमि को कृषि भूमि के रूप में बदला तथा उसे धारण किया, उसे कहा गया मुंडारी खुटकट्टीदार। तो ध्यान दीजिएगा, धारा 4 से धारा 8 बिल्कुल आसान है। आप सिर्फ समझिए कि धारा 4 क्या कहता है, काश्तकारों के वर्ग की व्याख्या की गई है, अर्थात धारा 4 में काश्तकारों के बारे में बता दिया गया है। धारा 5 में अब एक एक पॉइंट के अर्थ को समझाया गया। इतना ही आपको बताना आया है कि धारा 4 से 8 के बीच में क्या है, काश्तकारों के बारे में बताया गया है। तो काश्तकार कितने प्रकार के हैं, तो काश्तकार इतने प्रकार, भूधारक, रैयत, दर रैयत और मुंडारी। तो धारा 4 में इसको समझाया गया है। फिर धारा 5 में इन सभी के अर्थ को समझाया गया है। ठीक है, धारा 5 भूधारक का अर्थ, धारा 6 रैयत का अर्थ, धारा 7 खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत और धारा 8 मुंडारी खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। इतना ही आपको समझना है अध्याय 2 में। अगला वीडियो में सीएनटी एक्ट के संदर्भ में सीएनटी एक्ट का 5वां वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिसके अंतर्गत अध्याय 3 के बारे में मैं आपके सामने एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद।